पिताजी का नाम क्या था? लाल सिंह। और उन्होंने लाल सिंह की याद में क्या बनाया? क्या बनाया था? लालगढ़ पैलेस बनाया था, ऐसा लिखा है तुम लोगों ने, ठीक है। कि अगर मैं तुम्हें कहीं ऐसा भी पूछूं कि उन्होंने कल कोई ऊँटों की सेना बनाई थी क्या? बनाई थी। अरे क्या नाम रखा? कि उस ऊँटों की सेना का जो है इन्होंने क्या नाम रखा था? गंगा रिसाला। ठीक है, मुझे तुम लोग ये बताओ कि तुमने गंगा रिसाला को कहीं भेजा क्या? वेरी गुड। कि तुमने गंगा रिसाला को कहाँ भेजा था? कि तुमने गंगा रिसाला को कहाँ भेजा था? चीन भेजा था, ठीक है। और वो अंग्रेजों के लिए काम आती है और वहां पे एक विद्रोह होता है, उस विद्रोह को दबाने में क्या रही? सफल रही। इसलिए अंग्रेजों ने गंगा सिंह को क्या दी? चीन युद्ध पदक दिया। कोई केसरी हिंद की उपाधि भी दे रखी है क्या? बिल्कुल दे रखी है। अगर मैं तुम्हें ऐसा पूछूं कि तुमने शायद ऐसा भी लिखा है कि गंगा सिंह ने प्रजा प्रतिनिधि सभा का गठन कब करवाया था? तो मैं अच्छे से बता कि गंगा सिंह ने प्रजा प्रतिनिधि सभा का गठन कब करवाया था? 1913 में, ठीक है। मुझे बताना था कि पंचायतों को मान्यता कब दी? कब दी है? 1928। न्याय प्रणाली कब शुरू की? कब शुरू की थी? 1910 में। क्या गंगा सिंह ने कोई गंगा नहर बनाई है? बनाई है। कब कंप्लीट हुई? 1927 में। वो कौन सी नदी से पानी लाया था? सतलज नदी, पंजाब से पानी लेके आए थे। वो फिर तुमने उद्घाटन किससे करवाया? इरविन से। किससे करवाया था? इरविन से। और ऐसा पढ़ा कि नहीं पढ़ा? पढ़ा। ये इरविन कौन? इस समय इंडिया का क्या था? वायसराय। मुझे तुम लोग ये बताओ कि कल गंगा सिंह जो है वो रोम में बिजी थे। कहाँ बिजी थे? वो रोम में बिजी थे क्या? वो क्यों? विश्व युद्ध चल रहा था। क्या चल रहा था? और वो अंग्रेजों के लिए कौन से विश्व युद्ध में भाग लेते हैं? फर्स्ट वाले विश्व युद्ध में क्या लेते हैं? भाग लेते हैं। और जब गंगा सिंह अंग्रेजों के लिए काम मोर्चा संभाल लेते हैं रोम से, तो उन्होंने वहां से एक नोट जारी किया। नोट मतलब संदेशा, जिसको क्या बोलते हैं? रोम नोट। मुझे तुम लोग बताओ कि कब जारी किया? 1917। वो संदेशा भेजा किसको? भारत सचिव को भेजा। और उस बीमारी का नाम क्या है? मॉन्टेग्यू। क्या नाम था? मॉन्टेग्यू। क्या था वो? हाँ, मॉन्टेग्यू भारत सचिव। रोम नोट क्या था? हाँ, कि वो जनता बार बार डिमांड कर रही है भारत में अंग्रेजों के सामने कि एक ऐसी सरकार की स्थापना हो जिसमें जनता के चुने हुए क्या हो? प्रतिनिधि हो। उसे एक शब्द में क्या बोलते हैं? उत्तरदायी शासन। तो वो रोम नोट जो था वो किसकी स्थापना से संबंधित है? उत्तरदायी शासन की स्थापना से संबंधित है। बात हमारी ऐसी हुई है, ठीक है। इसके अलावा हमने शायद कल गंगा सिंह को पेरिस भी भेजा। भेजा क्या तुमने पेरिस? क्यों भेजा? हाँ? वो शांति सम्मेलन में भाग लेना। कब गए? 1919 में, ठीक। किसके साथ गए? एसपी सिन्हा का। और वहां पे साइन वाइन भी करके आया बेटा। कहाँ पे? वर्साई की संधि पर भी उन्होंने क्या किए थे? साइन किए थे। मुझे तुम लोग ये बताओ कि तुमने शायद ऐसा भी लिखा है कि वो गंगा सिंह के माँ साहब कौन? रामचंद्र दुबे थे। इनकी सैनिक शिक्षा कहाँ हुई है? हाँ, ये पूछते हैं। आप बताओगे कहाँ होती है? दिल्ली। बाकी गंगा सिंह पैदा तो कहाँ हुए? बीकानेर में। लेकिन उनकी मृत्यु कहाँ होती है? तो उनकी मृत्यु जो है वो कहाँ होती है? मुंबई के अंदर। यही पढ़ा ना तुम लोग अभी शायद, ठीक है। अब यहाँ से आगे क्या है देखो कि कल से आगे गंगा सिंह को अब आगे पढ़ना वापस शुरू करते हैं। तो गंगा सिंह वो देखो कि गंगा सिंह के लिए हमें एक तो ऐसा भी याद रखना कि बात किस समय की थी। बात कब की थी? 1921। तो 1921 के अंदर जो है 1921 के अंदर जो है अंग्रेजों ने इसका गठन करवाया। और 1921 के अंदर जो है वो गंगा सिंह ने किसका गठन करवाया था? तो गंगा सिंह ने किसका गठन कराया था? प्रिंसेस ऑफ चैम्बर्स। किसका गठन करवाया? प्रिंसेस ऑफ चैम्बर्स। अब ये प्रिंसेस ऑफ चैम्बर्स क्या बीमारी, इसको यूं समझो कि ये प्रिंसेस ऑफ चैम्बर्स का गठन करवाया था अंग्रेजों ने। किसने करवाया था? हमारे राजस्थान के, भारत के जितने भी देसी राजा हैं उनको अगर अंग्रेजों से किसी भी प्रकार की कोई समस्या है उन राजाओं को, तो वो अपनी समस्या कहाँ रखे? प्रिंसेस ऑफ चैम्बर से। और वहां से समस्या ट्रांसफर होगी सीधे किसके पास पहुंच जाएगी? यानी अंग्रेज लोग राजाओं के लिए तो अच्छा काम कर रहे हैं कि राजाओं को अंग्रेजों से किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो वो अपनी समस्या कहाँ रख दे? प्रिंसेस ऑफ चैम्बर्स में। और वहां से समस्या ट्रांसफर होकर सीधे किसके पास पहुंच जाएगी? अब राजाओं के लिए तो अंग्रेजों ने काम अच्छा कर लिया, लेकिन मुसीबत क्या पड़ी कि आधे से ज्यादा राजा भी सही ढंग से नाम बोल नहीं पाते थे। किसका? मुंह से नाम निकलते नहीं था उस समय। अंग्रेजी और कम करती थी। प्रिंस प्रिंस करके रुक जाता, आगे वर्डिंग आया था ही नहीं हमको। तो एक आदमी कहता सबसे पहले इसका नाम बदल के इसकी बीमारी खत्म करो। और एक आदमी क्या कहता है? इसका नाम बदल के क्या किया जाए? नरेंद्र या क्या किया जाए? नरेश मंडल। तो इसी प्रिंसेस ऑफ चैम्बर्स का नाम जो है वो क्या किया गया? नरेंद्र या क्या किया गया?
नरेश मंडल। और नरेंद्र या नरेश मंडल जो है ये नाम किसके कहने पे रखा गया? अलवर। और अलवर के राजा का नाम क्या बताओगे? तो अलवर के राजा का नाम क्या बताना है? जय सिंह। और अलवर के राजा का नाम क्या था? जय सिंह। और उसी के सुझाव पर प्रिंसेस ऑफ चैम्बर्स का नाम क्या कर दिया गया? नरेंद्र या नरेश मंडल। और एक आदमी को इसका पहला क्या बनाया गया? अध्यक्ष, या अंग्रेजी में बोलो तो क्या कहो? चांसलर। और इसके पहले अध्यक्ष भी हमारे राजस्थान के राजा ही बनते हैं। और कौन बनते हैं? गंगा सिंह। लगभग 5 साल 1921 से लगा के 1925 तक, 1921 से लगा के 25 तक जो है इस प्रिंसेस ऑफ चैम्बर्स के अध्यक्ष कौन रहे? तो नाम इनका क्या बताना है? गंगा सिंह। और प्रिंसेस ऑफ चैम्बर्स का नाम ही क्या रखा गया? नरेंद्र या नरेश मंडल। तो लिखना शुरू करो। देखो एक बार कल से आगे लिखो। लिखो अलवर शासक जयसिंह के सुझाव पर, लिखो अलवर शासक जयसिंह के सुझाव पर, अलवर शासक जयसिंह के सुझाव पर, अलवर शासक जयसिंह के सुझाव पर, अलवर शासक जयसिंह के सुझाव पर प्रिंसेस ऑफ चैम्बर्स, अलवर शासक जयसिंह के सुझाव पर प्रिंसेस ऑफ चैम्बर्स का नाम, प्रिंसेस ऑफ चैम्बर्स का नाम नरेंद्र या नरेश मंडल है ना, और ब्रैकेट में कर देना 1921। ये बना कब था? 1921 में। प्रिंसेस ऑफ चैम्बर्स का नाम नरेंद्र या नरेश मंडल किया गया था, 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 जिसके प्रथम अध्यक्ष, नरेंद्र या नरेश मंडल किया गया था जिसके प्रथम अध्यक्ष या चांसलर, जिसके प्रथम अध्यक्ष या चांसलर, जिसके प्रथम अध्यक्ष या चांसलर गंगा सिंह बने थे, जिसके प्रथम अध्यक्ष या चांसलर गंगा सिंह बने थे, प्रथम अध्यक्ष या चांसलर गंगा सिंह बने थे। और समय लिखना चाहो तो 1921 से कब तक रहते हैं? 25 तक, 5 साल तक, 1921 से 25 तक। जिसके प्रथम अध्यक्ष या चांसलर कौन बने थे? गंगा सिंह बने थे। ठीक है, अब यहां से आगे क्या है बोलेगा कि तुम सब लोग जानते हो किसके बारे में? बीएचयू के बारे में। किसके बारे में जानते हो? अरे नाम सुना कि सुना? बीएचयू कुछ होता है, क्या है बीएचयू? हाँ क्या है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। और बड़ा टॉप क्लास यूनिवर्सिटी है, शायद तुम्हारे एग्रीकल्चर में बहुत बड़ा नाम है। किसका? बीएचयू का। ठीक है, तो ये पता है बीएचयू को बनाने वाले कौन है? मदन मोहन मालवीय। हाँ कोई बात नहीं। आदमी का नाम क्या है? मदन मोहन मालवीय। और मदन मोहन मालवीय ने 1916 में, कब? मजा मत करो यार के 1916 के अंदर मदन मोहन मालवीय ने किसकी स्थापना की थी? विश्वविद्यालय। अब मदन मोहन मालवीय ने बीएचयू की स्थापना की, बीएचयू के फाउंडर है। अब यहाँ पे काम की बात क्या है बोले तो कि आगे जाके अंग्रेजों ने बीएचयू को क्या कर दिया? ताला लगवा दिया। क्यों? क्योंकि इस बीएचयू में पढ़ने वाले छोटे छात्र जो है वो अंग्रेजों के लिए गलत काम करना क्या कर देते हैं? चालू करते हैं। मतलब धीरे धीरे राष्ट्रवादी घटनाओं का केंद्र बन जाता है। क्या? बेच, यानी अंग्रेजों के लिए सिरदर्द बन गया कि इसमें पढ़ने वाले छोटे छात्र जो पढ़े तो कम और हमारे लिए काम ज्यादा कर रहे हैं, हमारे विपरीत। तो अंग्रेजों को गुस्सा है, अंग्रेजों ने इसके क्या लगवा दिया? ताला लगवा दिया। फिर राजस्थान की 2 राजा अंग्रेज से बात करके वापस इसको चालू करवाते हैं। वो दोनों राजा भी यही है। अलवर का राजा कौन है? जय सिंह। और कौन है? गंगा सिंह। और गंगा सिंह ने डोनेशन भी दिया है, डोनेशन भी दिया है किसकी स्थापना में? बीएचयू की स्थापना में। तो लिखो, लिखो अलवर शासक जय सिंह व गंगा सिंह ने, अलवर शासक जय सिंह व गंगा सिंह ने, अलवर शासक जय सिंह व गंगा सिंह ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को पुनः प्रारंभ करवाया था, 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 पुनः प्रारंभ करवाया था। लिखा आप लोगों ने। अब गंगा सिंह के लिए और क्या याद रखे वो देखो कि गंगा सिंह वो भी है जिनके जमाने में बीकानेर के अंदर कौन सा अकाल पड़ा है? तो आप बताओगे कि गंगा सिंह के समय बीकानेर में कौन सा अकाल पड़ा है? छप्पन का। और नाम से लग रहा कितने सालों तक पड़ा होगा? ऐसा कोई अकाल नहीं है जो कितने सालों तक पड़े।
56 साल होता है, लेकिन फिर भी अकाल का नाम क्या रखा गया है? 56 अकाल। वो ऐसा इसलिए क्योंकि इसे 56 अकाल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये 56 अकाल जो है वो किस समय पड़ा था? तो भी अभी मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम ईस्वी को किसमें लिखते हैं? विक्रम संवत में, ये मैच करना क्या कर देगा? शुरू कर देगा। अब मुझे बताओ कि विक्रम संवत आगे चलता कि पीछे? आगे चलता। कितने साल? 57 साल। तो इसी 1899 में कितने जोड़े? 57। तो ये क्या आता है? 1957। और विक्रम संवत के अकॉर्डिंग कब पड़ा था? 1956। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? 56 अकाल कहा जाता है। तो 56 अकाल जो है वो गंगा सिंह के समय पड़ा था। विक्रम संवत में कब पड़ा था? 1956 में पड़ा था। अब वो क्या है कि दोनों इक्वल समय है, बस फर्क इतना है कि एक किसमें है और एक किसमें है। विक्रम संवत में पूछे तो ये बताना है और इसमें पूछे तो ये बताना। लेकिन एक बार एग्जामिनर ने बहुत जोरदार उलझा दिया। कैसे उलझाया उसने? ही देखो कि उस बेवकूफ ने ऐसे ऑप्शन दिए थे। एक ऑप्शन क्या दिया? 1899 ईस्वी। एक ऑप्शन जो है उसने क्या दिया? 1900 ईस्वी। इसके अलावा उस आदमी ने एक ऑप्शन दिया क्या? 1956 ईस्वी। और एक ऑप्शन जो है उसने क्या दिया? 1900 ईस्वी। ठीक है। और बड़ा सिंपल सा दिया था कि गंगा सिंह के जमाने में 56 अकाल कब पड़ा था? 1899 ईस्वी, 1899-1900 ईस्वी, 1956 ईस्वी या 1900 ईस्वी। और मान लो तुम लोग एग्जाम हॉल के अंदर बैठे होते और तुम्हारे सामने ऐसा प्रश्न फंस जाए तो तुम लोग किससे गोला करना पसंद करोगे? देखो क्या है, देखो ये जो पेपर आता है ना गोले वाला, ठीक है, इसको भी सोल्व करने का एक तरीका होता है। बड़ी टेक्निकल चीज है। तुम डायरेक्ट चारों के ऊपर दिमाग खर्च मत करो, दिमाग बचा के रखना। पहले तुम उत्तर के बारे में मत सोचो, तुम पहले ऑप्शन कम करने के बारे में सोचो। तुम सबसे पहली बार किसके बारे में कम करने के बारे में सोचो? ऑप्शन कम करो। अब तुम्हारे सामने कितने ऑप्शन है? 4। तुम्हें ये तो कंफर्म है कि ये तो आंसर है ही नहीं। कौन सा कंफर्म है? अरे कौन सा कंफर्म है? 1956। क्योंकि ये तो आजादी के बाद का समय। अगर विक्रम संवत में होता तो अपन किसके बारे में सोचते? ताकि एक काम तो क्या पड़ा? कम। अब दिमाग कितने पे खर्च करना? केवल 3 पे। ये तो अपन 3 हो रहे हैं, बाकी एग्जाम में इतने सीधे सीधे प्रश्न भी आते हैं, लेकिन फिर भी अपन चारों में दिमाग लगाना क्या कर देते हैं, बल्कि जरूरत ही नहीं होती। जब भी पेपर में जाओ तो पहले उत्तर पे फोकस मत करो, पहले ऑप्शन को कम करने पे फोकस करना क्या करो, दिमाग में दौड़ो। यार ये तो इस समय पैदा ही नहीं हुआ था, मतलब ऑप्शन खत्म। पेंसिल फेर दी, पेन फेर दिया। ये दूसरी पार्टी का आदमी है, उसने भी क्या कर दी? लाइन फेर दी। अब बचे केवल कितने? पहले अपना दिमाग 4 में खर्च कर रहे थे, अब कितने पे खर्च हो? केवल। और 2 में से कितना आंसर निकालेंगे? वो आसानी से निकलेगा फिर, ठीक है। तो अब यहाँ पे 3 ऑप्शन अपने पास बच जाते हैं। 1899 ईस्वी, 1899-1900 ईस्वी और एक क्या बच जाता है? 1900 ईस्वी। ये तीनों बड़े क्लोज ईयर है। जब ये प्रश्न पूछा तो बड़ा विवाद भी हुआ था, लेकिन इसमें सही आंसर जो है वो क्या है? 1899 क्या है? 1900 ईस्वी। मैंने तुम्हें कल ही बताया था कि विक्रम संवत जो है वो जनरली कब चेंज होता है? मार्च के महीने में, जब तिथि आती चैत्र शुक्ल एकम या चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, अपन उसको कहते हैं। तो अब विक्रम संवत जो है वो जनवरी से दिसंबर नहीं चलता, ईस्वी जरूर चलता है। तब तक जनवरी से दिसंबर। लेकिन विक्रम संवत तो क्या चलेगा? तो मार्च से क्या चलेगा? मार्च तक। एक तो चलेगा मार्च से कब तक? दिसंबर तक। तो मार्च से दिसंबर क्या आएगा? 1899। फिर आगे भी तो चलेगा, कब से कब तक? जनवरी से कब तक चलेगा? मार्च। तो वो इसी में कौन सा भी ईयर काउंट होगा? कौन सा भी काउंट होगा? ये वाला भी होगा। तो इस चक्कर में इसको वहां पे सही उत्तर क्या माना था? 1899-1900 ईस्वी। तो 56 अकाल जो है वो इसमें पूछे तो क्या बताओगे? 1899-1900 ईस्वी। और विक्रम संवत में पूछे तो क्या बताओगे? तो लिखो, देखे लिखो, गंगा सिंह के समय, लिखो गंगा सिंह के समय बीकानेर रियासत में, गंगा सिंह के समय बीकानेर रियासत में, गंगा सिंह के समय बीकानेर रियासत में, बीकानेर रियासत में 56 अकाल पड़ा था। बीकानेर रियासत में 56 अकाल पड़ा था। बीकानेर रियासत में 56 अकाल पड़ा था। 56 अकाल पड़ा था। 56 अकाल पड़ा था, जो 1899-1900 ईस्वी, दोनों साथ में लिखे गए हैं वहां पे। जो 1899-1900 ईस्वी, जो 1899-1900 ईस्वी या 1956 विक्रम संवत में पड़ा था। 1899-1900 ईस्वी
या 1956 विक्रम संवत में पड़ा था, या 1956 विक्रम संवत में पड़ा था, या 1956 विक्रम संवत में पड़ा था, 1956 विक्रम संवत में पड़ा था। ठीक है, इसमें पूछे तो बता देंगे, विक्रम संवत में पूछे तो बता देंगे। अब गंगा सिंह के लिए याद क्या रखना वो देखो, कि गंगा सिंह के लिए ऐसा भी याद रखना है कि जब गंगा सिंह कहाँ के राजा है, कहाँ के राजा है, बीकानेर। जब गंगा सिंह बीकानेर के राजा है तो इनके जमाने में एक केस हुआ था, कब, 26 जनवरी 1930। एक केस कब होता है, 26 जनवरी 1930। पता है ये बड़ा खास दिन है, क्यों? अरे 26 जनवरी तुम्हें आता है कि नहीं आता है? अरे 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं कि गणतंत्र दिवस मनाते हैं? क्या बनाते हैं? गणतंत्र दिवस मनाते हैं, क्योंकि हम क्या हुए थे, हाँ पहले पहले का ऐसे मास्टर छाले नहीं लगना, मास्टर खुदा रहे आके बंद करके कूद रहे नहीं। एग्जाम में मास्टर क्यों ना साथ आएंगे, एग्जाम में अपना दिमाग ही क्या आएगा, काम आएगा, ऐसे नहीं है। अपना दिमाग करे तो ही मानना, बाकी नहीं मानना। ठीक है, अरे 26 जनवरी को क्या बनता है, गणतंत्र दिवस। क्या बनता है, गणतंत्र दिवस। क्यों? क्योंकि हमारा संविधान क्या हुआ था, लागू हुआ था। और हमारा संविधान कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 से 26 जनवरी 1950। भी पूछना जरूरी, तुम एग्रीकल्चर वाला हो ना, ठीक है। तो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान क्या होता है, लागू। अब तुम मुझे बताओ कि हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को ही क्यों लागू किया? संडे होगा उसमें। देखो क्या है कि टेक्निकल चीज ये है कि हम हमारा संविधान किस डेट को लागू कर रहे हैं, 26 जनवरी 1950। भाई हम हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को ही क्यों लागू करते, बल्कि संविधान तो 2 महीने पहले बन के कंप्लीट था। तब, अरे कब बन के कंप्लीट था, 26 नवंबर 1949 से बन के कंप्लीट था। इसी समय कंप्लीट कर लिया गया, इसी समय स्वीकार कर लिया गया, आत्मार्पित अधिनियम में अंगीकृत कर लिया गया। लेकिन जो संविधान 26 नवंबर 1949 को रेडी था, उसको 2 महीने लेट लागू किया गया। कब, 26 जनवरी 1950। वो ऐसा किसके चक्कर में किया, इस वाली 26 जनवरी के चक्कर में। किसके चक्कर में क्या है, और ये इतिहास का बहुत महंगा दिन है। कौन सा, 26 जनवरी 1930, जब हम लोग अंग्रेजों के गुलाम थे। जब हम लोग अंग्रेजों के क्या थे, गुलाम थे। तो गुलाम भारत के अंदर हमने अंग्रेजों को चिढ़ाने के लिए इस दिन क्या बनाया, क्या बनाया था, स्वतंत्रता दिवस। हमने अंग्रेजों को चिढ़ाने के लिए, अंग्रेजों को छेड़ने के लिए, उन्हें परेशान करने के उद्देश्य से, या हमें बताने के लिए कि अब हमारे अंदर भी राष्ट्रवादी भावनाएं पैदा हो चुकी है। और इसलिए हमने भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस या स्वाधीनता दिवस किस दिन सेलिब्रेट किया था, 26 जनवरी 1930। यानी जब हम लोग गुलाम थे तो गुलाम भारत के अंदर बड़ा पवित्र दिन था। कौन सा, 26 जनवरी 1930। बस इस दिन की अहमियत आज भी हमारे जीवन में बनी रहे। इसलिए जो संविधान 26 नवंबर 1949 को बन चुका था, उसे 2 महीने डिले किया गया। कब लागू किया गया, 26 जनवरी 1950। वो किस चक्कर में, इस वाले 26 जनवरी के चक्कर में, क्योंकि हम इस दिन क्या बनाते थे आजादी से पहले, स्वतंत्रता दिवस। और आजादी के बाद क्या बना रहे हैं, गणतंत्र दिवस। बस फर्क केवल इतना है। तो हुआ क्या कि 26 जनवरी 1930 पूरे भारत के अंदर जो है हम अंग्रेजों को छेड़ने के लिए क्या बना रहे हैं। तो इस दिन जब गंगा सिंह बीकानेर के राजा थे, तो वहां 2 बड़े केस हुए। वो एक केस जो है वो कहाँ होता है, चूरू में। और चूरू में एक धार्मिक स्थान है जिसे तुम लोग क्या बोलोगे, धर्मस्तूप। और 2 बड़े लोग जो है वह धर्मस्तूप पे चढ़ के क्या फहरा के आते हैं, तिरंगा। तो एक तो पूछेगा कि गंगा सिंह के समय चूरू के धर्मस्तूप पर किन लोगों ने तिरंगा फहराया था। तो एक बंदे का नाम तो तुम लोग क्या बताओगे, तो एक नेता का नाम तुम्हें क्या बताना, चंदनमल बहट। और इनमें से एक नेता का नाम क्या बताओगे, तो एक नेता का नाम क्या बताओगे, स्वामी गोपाल दास। तो चंदनमल बहट और स्वामी गोपाल दास वो व्यक्ति थे जिन्होंने 26 जनवरी 1930 इस चूरू के धार्मिक स्थान पर क्या फहराया था, तिरंगा। और ये घटना भी बीकानेर की किस राजा के समय की है, गंगा सिंह के समय। तो लिखो, देखो देखो, बीकानेर शासक गंगा सिंह के समय, 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 बीकानेर शासक गंगा सिंह के समय 26 जनवरी 1930 को, बीकानेर शासक गंगा सिंह के समय 26 जनवरी 1930 को, 26 जनवरी 1930 को
26 जनवरी 1930 को चूरू के धर्म स्तूप पर 26 जनवरी 1930 को चूरू के धर्म स्तूप पर 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 देखो चंदनमल बहड़, चूरू के धर्म स्तूप पर चंदनमल बहड़ व स्वामी गोपाल दास ने, देखो चंदनमल बहड़ व स्वामी गोपाल दास ने, चंदनमल बहड़ व स्वामी गोपाल दास ने तिरंगा फहराया था। चंदनमल बहड़ व स्वामी गोपाल दास ने तिरंगा फहराया था। चंदनमल बहड़ व स्वामी गोपाल दास ने तिरंगा फहराया था। चंदनमल बहड़ व स्वामी गोपाल दास ने तिरंगा फहराया था। तिरंगा फहराया था लिखा आप लोगों ने यहां तक। अब यहां से आगे क्या वो देखो कि तुम सब लोगों ने नाम सुना होगा, ये बच्चों में छोटी क्लासों में भी नाम आता है। क्या नाम आता है? गोलमेज सम्मेलन। अरे ऐसा नाम सुने हो कि सुने हो? सुने हो। तो इतिहास में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन जो है वो कहाँ होता है? कहाँ होता है? लंदन में। वो लंदन कहाँ है? इंग्लैंड के अंदर। और इतिहास में 3 गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। कब कब? 1930 में, 1931 में और 1932 में। और इतिहास में 3 गोलमेज सम्मेलन का आयोजन जो है अंग्रेजों ने कहाँ करवाया था? लंदन के अंदर। और गंगा सिंह अंग्रेजों के लिए इतने वीआईपी आदमी है कि तीनों के तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे। कौन? तीनों के तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लेने पहुंचता है? गंगा सिंह। अब गंगा सिंह के साथ वहां एक बार गोलमेज सम्मेलन में चोट। तो ये गोलमेज सम्मेलन का मीनिंग समझते हो तुम लोग? होता क्या है? हाँ देखो क्या है कि, हाँ मैं तुम्हें बताऊं ये है क्या कि जब अंग्रेजों को लगता है, ये वो समय जब अंग्रेजों के क्या थे? गुलाम थे। जब अंग्रेजों को लग रहा है कि हमारा भारत में टेंशन ज्यादा बढ़ रहा है, ये आंदोलन वगैरह ज्यादा चल रहा है, तो ये अंग्रेज लोग क्या करते थे कि ये भारत के नेताओं को अपने खर्चे पर गोलमेज सम्मेलन के बहाने कहाँ बुलाते थे? लंदन में। ये अपने खर्चे पर भारत के नेताओं को गोलमेज सम्मेलन के लिए कहाँ बुलाते थे? लंदन पे। और जैसे भारत के बड़े बड़े नेता कहाँ आ जाते? लंदन। ऑटोमेटिक अंग्रेज भारत के अंदर क्या स्थापित करवा देते? शांति। ये अंग्रेजों का एक चाल था। और वहां पे होता कुछ भी नहीं था, केवल बहाना है। क्या कर रहे हैं वहां पे? गोलमेज सम्मेलन। और जैसे ही ये भारत के नेता इस गोलमेज सम्मेलन के बहाने कहाँ चले गए? लंदन। तो एक तो ऑटोमेटिक इंडिया में शांति क्या हो जाएगी? स्थापित हो जाएगी। अंग्रेजों का टेंशन क्या हो जाएगा? कम। क्योंकि आंदोलन चलाने वाले सारे नेता गोलमेज सम्मेलन के बहाने कहाँ बैठे हुए हैं? लंदन। और जैसे ही भारत के नेता वहां लंदन पहुंचते हैं, वहां करते कुछ भी नहीं। वहां भारत के नेताओं को जाके वहां पे भारत के नेताओं को गोल गोल टेबल के ऊपर क्या कर देते? बिठा देते। इस सम्मेलन का नाम क्या रखा गया? इसका नाम है गोल और मेज। क्या नाम है? गोल मना राउंड, मेज मना टेबल। ठीक है। और वहां भारत के नेताओं को गोल गोल टेबल पे बिठा देते हैं। और अंग्रेज लोग क्या कहते हैं कि तुम अब हमारे सामने बैठकर चर्चा करो। किसके भविष्य पर? किसके भविष्य पर? भारत के भविष्य। और भारत के बेवकूफ नेता भारत के भविष्य पर बात करने कहाँ जा रहे हैं? भारत से बाहर जा रहा है। जैसे भारत में बात करने के लिए जगह नहीं बनी है, अपने को पता है कितनी जगह बनी है। ठीक है। तो अब वो भारत के नेता जो है भारत के भविष्य पे बात करने कहाँ गए? गोलमेज सम्मेलन के बहाने कहाँ पहुंच गए? लंदन। और वहां जान पूछ के भारत के नेताओं को कहाँ बिठाते थे? गोल गोल टेबल के ऊपर। और वहां सीन ऐसा है कि वहां पे एक साइड जो है 2 कुर्सियां अंग्रेजों की लगी होती, थोड़ी सी ऊपर सी, जिसपे एक कुर्सी पर कौन बैठा होता था? ब्रिटेन का कौन बैठा होता था? पीएम यानी प्रधानमंत्री। और एक इंडिया का क्या बैठा होता था? वायस है। और इन दोनों के सामने बैठ के भारत के नेता किसके भविष्य पे चर्चा कर रहे हैं? वहां पे जान पूछ के अंग्रेज लोग कोई ऐसी चीज रखते हैं जिसमें भारत के नेताओं के बीच में आपस में क्या हो जाता है? अंग्रेजों को बहुत अच्छे से पता है कि भारत को लोगों को गुस्सा बड़ा जल्दी चढ़ता है। इसलिए उन्होंने टेबल को जान पूछ के क्या बनाया? क्योंकि उनको पता है कि ये जैसे विवाद होगा तो कहीं से भी जूते चप्पल कुर्सी कुछ भी फेंके, ताकि वो लगेगी किसी ना किसी भारतीय के ऊपर। इसलिए टेबल को भी जान पूछ के इन लोगों ने क्या बनाया था? गोल बनाया था। इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है? गोलमेज सम्मेलन। अब यहाँ पे है क्या वो देखो कि तीनों के तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने जो है वो बीकानेर के राजा कौन जा रहे हैं? गंगा सिंह। गंगा सिंह के साथ वहां एक चोट होती है। कैसे? कि जब गंगा सिंह कौन से वाले गोलमेज सम्मेलन में भाषण दे रहे थे? सेकंड वाले में यानी कब? 1931। और जब गंगा सिंह 1931 सेकंड गोलमेज सम्मेलन जब अपना भाषण पढ़ रहे थे तो कहते हैं गोलमेज सम्मेलन के अंदर अपनी बढ़िया अपनी प्रशंसा खुद ही करने लग जाते हैं। कौन? गंगा सिंह। और गंगा सिंह भाषण पढ़ रहे, मैंने बीकानेर में ये कर दिया, वो कर दिया, वो उखाड़ दिया, वगैरह वगैरह। ठीक है।
और गंगा सिंह जब आगे आगे अपने प्रशंसा खुद भाषण में कर रहे थे तो पीछे बैठे हुए लोगों के पास क्या पहुंचना चालू हुई, एक मैगजीन, एक पत्रिका वहां पहुंची। वो किस माध्यम से लंदन पहुंची इतिहास में आज तो उसका जिक्र नहीं है, लेकिन जो पत्रिका वहां पहुंची उस पत्रिका का एक हेडिंग था और उस पत्रिका का एक शीर्षक था, और उस पत्रिका का एक शीर्षक था, उसका नाम क्या था, बीकानेर एक दिग्दर्शन। और कोष्टक में ऐसा वर्ड वहां उस पत्रिका के ऊपर लिख भी रखा था, और कोष्टक में कौन सा वर्ड मेंशन कर रखा था, थोती पोथी। क्या वर्ड मेंशन कर रखा था, जिसमें असली असलियत लिखी थी किस आदमी की, गंगा सिंह। अब गंगा सिंह आगे आगे भाषण में कह रहे कि मैंने बीकानेर में ये कर दिया, पत्रिका में लिखा था कि आदमी झूठ बोल रहा है, ठीक है। फिर वो कहते हैं कि मैंने वो बीकानेर में ऐसा कर दिया, फिर पत्रिका में लिखा था कि आदमी फिर वापस क्या बोल रहा है, झूठ। यानी इस पत्रिका के लंदन पहुंचने से बहुत बड़ी बेइज्जती होती है किस आदमी की, गंगा सिंह। और गंगा सिंह के साथ जो इस तरह का केस लंदन के सेकंड गोलमेज सम्मेलन में हुआ, उसे इतिहास में इस नाम से पुकारा जाता है। और उसे इतिहास में किस नाम से पुकारा जाता है, तो उस घटनाक्रम का नाम क्या बताओगे, बीकानेर षड्यंत्र केस। क्या नाम बताओगे, बीकानेर षड्यंत्र केस। और इतना सरल प्रश्न पूछते हैं कि बीकानेर षड्यंत्र केस का संबंध बीकानेर के किस राजा से, गंगा सिंह के साथ है। अब उनके साथ वहां चोट तो होगी, जैसे गंगा सिंह उल्टे पांव वापस इंडिया आते, क्योंकि उस समय गोलमेज सम्मेलन जो है वो सितंबर से कब चलते थे, दिसंबर तक चलते थे, और जब वापस इंडिया आते तो जनवरी आ जाता, साल क्या हो जाता, चेंज। तो बीकानेर षड्यंत्र केस में जब ये वापस बीकानेर पहुंचे तो 1932 के अंदर कुछ लोगों को इस चक्कर में कहां भेजा, क्योंकि ये वही लोग थे जिन्होंने कौन सी पत्रिका लंदन पहुंचा दी, बीकानेर एक दिग्दर्शन, जहां बेइज्जती होती है किस आदमी की, गंगा सिंह। और जो नेता लोग इस चक्कर में जेल चले गए, उसमें गए तो बहुत जने थे, जिनमें से एक आदमी का नाम क्या याद रखोगे, चंदनमल बहड़। जिनमें से एक आदमी का नाम क्या याद रखोगे, क्या नाम रखोगे, स्वामी गोपाल दास। इसके अलावा इनमें से एक नेता का नाम क्या याद रखोगे, सत्यनारायण सराफ। इनमें से एक नेता का नाम क्या याद रखोगे, तो आदमी का नाम क्या याद रखना है, खूबचंद सराफ। और भी बहुत सारे नेता थे, और इन सब नेताओं को इस चक्कर में गंगा सिंह ने कहा भेज दिया, जेल। तो ये बीकानेर षड्यंत्र केस जो है वो किस शासक से जुड़ा हुआ है, गंगा सिंह। और तीनों के तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने बीकानेर के राजा कौन है, गंगा सिंह। लेकिन तुम्हारे प्रश्न आजकल ऐसे बड़े टेढ़े टेढ़े प्रश्न आ रहे हैं, वो यूं देखेंगे कि बीकानेर के राजा गंगा सिंह के बारे में कितने कथन लिखे हैं, 3 या 4। इन कथनों को पढ़कर बताओ कि गंगा सिंह के बारे में कौन सा कथन गलत लिखा। अब वो पहले तो ये आता था कि 4 लाइनें आपकी एक ही ढूंढनी पड़ती, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। वो देंगे फिर केवल एक, फिर क्या देंगे, केवल एक और दो, फिर देंगे एक और तीन, या फिर देंगे एक दो तीन चार। वो ऐसे करने लग गए वो लोग, ठीक है। वहां लिख देंगे कि गंगा सिंह 2 गोलमेज सम्मेलन में ही भाग लेते, लाइन वही क्या हो जाएगी, गलत। तीनों के तीनों गोलमेज सम्मेलन में गंगा सिंह क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। तो लिखो, लिखो 1930, 1931, लिखो 1930, 1931 व 1932। लिखो 1930, 1931 व 1932 लंदन में आयोजित, 1930, 1931 व 1932 लंदन में आयोजित, लंदन में आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलन में, लंदन में आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलन में, तीनों गोलमेज सम्मेलन में, तीनों गोलमेज सम्मेलन में, तीनों गोलमेज सम्मेलन में बीकानेर शासक गंगा सिंह भाग लेते हैं। तीनों गोलमेज सम्मेलन में बीकानेर शासक गंगा सिंह भाग लेते हैं। तीनों गोलमेज सम्मेलन में बीकानेर शासक गंगा सिंह भाग लेते हैं। बीकानेर शासक गंगा सिंह भाग लेते हैं। नेक्स्ट लिखो, लिखो गंगा सिंह ने 1932 में, लिखो गंगा सिंह ने 1932 में, गंगा सिंह ने 1932 में बीकानेर षड्यंत्र केस में, गंगा सिंह ने 1932 में बीकानेर षड्यंत्र केस में, गंगा सिंह ने 1932 में बीकानेर षड्यंत्र केस में, बीकानेर षड्यंत्र केस में, बीकानेर षड्यंत्र केस में लिखो चंदनमल बहड़, बीकानेर षड्यंत्र केस में चंदनमल बहड़, स्वामी गोपाल दास, चंदनमल बहड़, स्वामी गोपाल दास, चंदनमल बहड़, स्वामी गोपाल दास, स्वामी गोपाल दास, सत्यनारायण सर्राफ,
स्वामी गोपाल दास, सत्यनारायण सर्राफ, सत्यनारायण सर्राफ व खूबचंद सर्राफ, सत्यनारायण सर्राफ व खूबचंद सर्राफ को, सत्यनारायण सर्राफ व खूबचंद सर्राफ को जेल भेज दिया था। चन्नन बहड़, स्वामी गोपाल दास, सत्यनारायण सर्राफ व खूबचंद सर्राफ को जेल भेज दिया था, जेल भेज दिया था क्योंकि इन्होंने, क्योंकि इन्होंने, क्योंकि इन्होंने बीकानेर एक दिग्दर्शन नामक, क्योंकि इन्होंने बीकानेर एक दिग्दर्शन नामक, और ब्रैकेट में एक वर्ड लिखो थोती पोथी, ब्रैकेट में एक वर्ड मेंशन करोगे थोती पोथी, क्योंकि इन्होंने बीकानेर एक दिग्दर्शन नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था, बीकानेर दिग्दर्शन नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था जो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में पहुंच जाती है। बीकानेर एक दिग्दर्शन नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था जो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में पहुंच जाती है, जो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में पहुंच जाती है, जो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में पहुंच जाती है, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में पहुंच जाती है। ठीक है, अब दूसरा गोलमेज सम्मेलन 31 में होता है और इनको जेल कब भेजा गया? 32 में, इसलिए बीकानेर षड्यंत्र केस जो 1932 लिखा जाता है। अब यहां से आगे क्या है कि जैसे गंगा सिंह के साथ कोई चोट लंदन में हो जाती है तो उसके बाद गंगा सिंह थोड़े से उग्र हो जाते हैं अपनी जनता के लिए, और 1932 में गंगा सिंह ने बीकानेर की जनता पर क्या लागू कर दिया? एक कानून। और इन्होंने जो 1932 में बीकानेर की जनता पर जो कानून लागू किया गया उस कानून का नाम क्या रखा गया? क्या नाम रखा गया? सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम। अब नाम से तो यूं लग रहा है कि शायद ये कानून कोई जनता के भले के लिए हो, लेकिन ये ऐसा कानून है जिनसे जनता का कोई भला नहीं हुआ, उल्टे जनता के ऊपर इस कानून से बहुत सारे क्या लगा दिए गए? प्रतिबंध। और जब इस कानून के बारे में दूसरे लोगों ने सुना तो सबको गुस्सा आया, और सबसे ज्यादा गुस्सा जो है वो किनको आता है? गांधी जी। गांधी जी क्या कहते हैं कि ये तो ऐसा कानून हो गया जैसे राजस्थान वालों का क्या हो, कि ये तो ऐसा कानून हो गया जैसे राजस्थान वालों का क्या हो? रोलेट एक्ट। कभी नाम सुना ऐसा? रोलेट एक्ट के रोलर वगैरह ऐसे सुना? अरे रोलेट कभी नाम सुना है कि नहीं सुना? सुना ना, क्या था ये? ये भी एक कानून का ही नाम है। किसका नाम है? कानून का नाम है। अंग्रेजों के जमाने में बना था 1919 में। कब बना था? 1919 में। और इसमें अंग्रेजों ने कहा कि हम किसी भी भारतीय को शक या शंका के आधार पर, हम किसी भी भारतीय को शक या शंका के आधार पर गिरफ्तार करके कहां भेज देंगे? जेल भेज देंगे। और गांधी जी ने कहा था, रेवलेट एक्ट को कहा था काला कानून। क्या कहा था? तो गांधी जी कह रहे हैं कि जब अंग्रेजों ने कोई कानून बनाया था, कौन सा? ऐसा का ऐसा कानून गंगा सिंह का कौन सा लग रहा है? सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम। तो इस सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम कानून को ये राजस्थान का रोलेट करने वाला व्यक्ति कौन है? गांधी। और गंगा सिंह ने ये कानून अपनी रियासत में कब लागू किया? 1932। इसके अलावा गंगा सिंह वो व्यक्ति भी है जिन्होंने 1940 के अंदर अपनी रियासत के अंदर क्या भी लागू कर दिया? प्रेस अधिनियम। अपनी रियासत के अंदर क्या भी लागू किया? प्रेस अधिनियम। प्रेस अधिनियम का मीनिंग समझते हो? कपड़े की प्रेस होना जरूरी है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। प्रेस का मीनिंग होता है मीडिया। क्या होता है? मीडिया। और मीडिया पे प्रतिबंध लगा दिया। कैसे? कि कोई भी पत्र पत्रिका या कोई भी न्यूज प्रकाशित होगी तो उससे पहले सरकार के आदमी उसको चेक करेंगे कि उस पत्र पत्रिका या कोई भी न्यूज, जो कोई भी पुस्तक प्रकाशित हो रही है, उसमें कोई सरकार के खिलाफ बात तो लिखी हुई नहीं है। सरकार के आदमी उसको पढ़ेंगे पहले और कहेंगे कि हाँ, सरकार के बारे में कोई बात नहीं लिखी गई है, तब जाकर उसको क्या की जाएगी? प्रकाशित की जाएगी। तो ऐसा प्रेस अधिनियम भी राजस्थान में आजादी से पहले कल एक ही रियासत में बना है। और रियासत कौन सी है? बीकानेर। और बीकानेर के अंदर किस राजा ने बनवाया? गंगा सिंह। और जैसे प्रेस अधिनियम बना ना तो एक आदमी को और गुस्सा आया। आदमी का नाम क्या था? जवाहरलाल नेहरू। और कहते हैं बहुत निर्दयी आदमी है। कौन? कौन सा? गंगा सिंह। की एक लाइन लिखता है कि जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि बीकानेर वो रियासत थी जिसमें क्या निकलने पर भी प्रतिबंध हो जाता था? कुमकुम पत्रिका। क्या निकलने पर प्रतिबंध हो जाता था? कुमकुम पत्रिका का मीनिंग समझते हो? अरे समझते हो कि समझते हो? अभी नाम आने में टाइम है तुम्हारा। ठीक है। शादी का कार्ड अपनी भाषा में क्या है?
सादे कार्ड को इतना डर बैठ जाता गंगा सिंह को कि किसी की शादी उसका कार्ड कहीं प्रकाशित हो रहा तो उसमें भी देखना पड़ रहा है कि इस कार्ड में तो कोई सरकार के खिलाफ बातें नहीं लिखी गई है। ऐसा कहने वाला आदमी कौन है? जवाहरलाल नेहरू ने उसने लिखा था कि जहां वो राजा कितना उस रियासत का निर्दय होगा, जहां कुमकुम पत्रिका भी सरकार के कहने से क्या होगी, प्रकाशित होगी। तो वो ऐसा स्लोगन गंगा सिंह के ऊपर कौन कह रहा है? जवाहरलाल नेहरू। तो लिखो देखें 1932 में गंगा सिंह ने 1932 में गंगा सिंह ने बीकानेर रियासत में 1932 में गंगा सिंह ने बीकानेर रियासत में 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 सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम बीकानेर रियासत में सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम बीकानेर रियासत में सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम कानून लागू किया था। सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम कानून लागू किया था। सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम कानून लागू किया था जिसे गांधी जी ने सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम कानून लागू किया था जिसे गांधी जी ने राजस्थान का रोलेट एक्ट कहा था। जिसे गांधी जी ने राजस्थान का रोलेट एक्ट कहा था। जिसे गांधी जी ने राजस्थान का रोलेट एक्ट कहा था। जिसे गांधी जी ने राजस्थान का रोलेट एक्ट कहा था। नेक्स्ट लिखो गंगा सिंह ने 1940 गंगा सिंह ने 1940 बीकानेर रियासत में गंगा सिंह ने 1940 बीकानेर रियासत में प्रेस अधिनियम भी लागू किया था। बीकानेर रियासत में प्रेस अधिनियम भी लागू किया था। प्रेस अधिनियम मतलब मीडिया पर सेंसरशिप लगा देना। प्रेस अधिनियम भी लागू किया था। प्रेस अधिनियम भी लागू किया था। प्रेस अधिनियम भी लागू किया था। नेक्स्ट देखो इस पर जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। जिस पर जवाहरलाल नेहरू ने कहा था उस रियासत का राजा कितना निर्दयी होगा। देखो उस रियासत का राजा कितना निर्दयी होगा। उस रियासत का राजा कितना निर्दयी होगा जहां कुमकुम पत्रिका भी उस रियासत का राजा कितना निर्दयी होगा जहां कुमकुम पत्रिका भी सरकार के कहने पर प्रकाशित होती हो। जहां कुमकुम पत्रिका भी सरकार के कहने पर प्रकाशित होती हो। उस रियासत का राजा कितना निर्दयी होगा। देखो उस रियासत का राजा कितना निर्दयी होगा जहां कुमकुम पत्रिका भी सरकार के कहने पर प्रकाशित होती हो। जहां कुमकुम पत्रिका भी सरकार के कहने पर प्रकाशित होती हो। सरकार के कहने पर प्रकाशित होती हो। आप लोग कंप्लीट हो यहाँ तक सब जाना ठीक है। अब तो क्या है कि गंगा सिंह ने एक तो जो बहुत सारे लोग देवी देवता हैं उनकी समाधियों का क्या करवाया है, निर्माण करवाया है, वो तुम लोग सब जने जानते हो ठीक है। अब यहाँ से आगे क्या वो देखो कि गंगा सिंह की मृत्यु कब हुई, किधर हुई, वो तो तुम्हें पता है कैसे हुई थी। हाँ बम्बई में कैंसर हो गया था और 1943 में उनकी मृत्यु कहाँ हो जाती है, बम्बई के अंदर हो जाती है। तो गंगा सिंह के बारे में शायद जितनी बातें लिखनी थी अपने सारी बातें क्या कर दी है, लिख दी है ठीक है। अब यहाँ पे क्लास चीज बच जाती है कि जैसे मैं तुम्हें पूछूं कि गंगा सिंह किन के उत्तराधिकारी बने थे, डोंगर सिंह के जो इनके बड़े भाई थे ठीक है। अब गंगा सिंह का उत्तराधिकारी कौन बनता है, तो आप बताओगे कि गंगा सिंह के उत्तराधिकारी कौन बना, तो आप बताओगे कि गंगा सिंह के उत्तराधिकारी कौन बनता है। तो गंगा सिंह के उत्तराधिकारी कौन बनते हैं, शार्दुल। तुम में से बहुत जने मिल चुके हैं किस आदमी से, शार्दुल सिंह से। अरे मिले कि नहीं मिले, कुछ लोग नहीं मिले, अपन मिल लेंगे बाद में ठीक है। और शार्दुल सिंह कब याद आते हैं कि जब हम लोग क्या पढ़ते हैं, और एकीकरण में बड़ी विशेष बात लिखी थी किन के लिए, शार्दुल सिंह के लिए। क्या, क्योंकि ये वही व्यक्ति है जिन्होंने सबसे पहले किस पे साइन किया, विलय पत्र, और किस डेट को साइन किया। तो आप बताओगे किस तारीख को साइन किए थे, 7 अगस्त 1947।
और एकीकरण के विलय पत्र पे साइन करने वाली पहली रियासत कौन सी थी? बीकानेर। और किस राजा ने साइन किए? शार्दुल सिंह। और शार्दुल सिंह उत्तराधिकारी हैं किनके? गंगा सिंह। गंगा सिंह के लड़के थे। तो एक लाइन लिख दो, लिखो गंगा सिंह के उत्तराधिकारी, लिखो गंगा सिंह के उत्तराधिकारी, गंगा सिंह के उत्तराधिकारी, गंगा सिंह के उत्तराधिकारी शार्दुल सिंह बने थे। गंगा सिंह के उत्तराधिकारी शार्दुल सिंह बने थे। गंगा सिंह के उत्तराधिकारी शार्दुल सिंह बने थे। शार्दुल सिंह बने थे जिन्होंने एकीकरण के समय, जिन्होंने एकीकरण के समय सर्वप्रथम, जिन्होंने एकीकरण के समय सर्वप्रथम, जिन्होंने एकीकरण के समय सर्वप्रथम 7 अगस्त 1947 को, जिन्होंने एकीकरण के समय सर्वप्रथम 7 अगस्त 1947 को, 7 अगस्त 1947 को विलय पत्र पर, 7 अगस्त 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। 7 अगस्त 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। हस्ताक्षर किए थे, लिखा आप लोगों ने। अब हेडिंग डालो, आमेर शासक मानसिंह फर्स्ट। शासनकाल तो याद रखना ही है, 1589 से 1614 ईस्वी। हेडिंग डालो, आमेर शासक मानसिंह फर्स्ट, 1589 से 1614 ईस्वी। आमेर शासक मानसिंह प्रथम, 1589 से 1614 ईस्वी। 1589 से 1614 ईस्वी। 1614 ईस्वी लिखा आप लोगों ने। तो इतने सीधे सीधे प्रश्न भी आएंगे। तुम्हारे ये 9वां आदमी चल रहा है। कौन सा आदमी चल रहा है? अभी राजवंश के टोटल कितने लोग हैं? 10। 8 कंप्लीट हो गए, अभी कौन सा चल रहा है? 9वां। तो कभी पूछ ले कि जैसे पूछे कि मालदेव राठौड़ कहाँ के राजा थे? जोधपुर के राजा। गंगा सिंह कहाँ के राजा है? बीकानेर के। वैसे पूछ लेंगे मान सिंह कहाँ का राजा है, तो तुम लोग बताओगे कि मान सिंह कहाँ का राजा है? आमेर का। जैसे इतने सीधे प्रश्न भी होते हैं कि गंगा सिंह कौन से वंश के राजा है? राठौड़ वंश के। वैसे पूछ लेगा कि मान सिंह कौन से वंश का आदमी, तो तुम लोग बताओगे कि मान सिंह जो है वो कौन से वंश का आदमी है। तो आप बताओगे कौन से वंश का आदमी है? कछवाहा वंश का। ठीक है। इसके अलावा मान सिंह के बारे में खास क्या, वो देखो कि मान सिंह का क्या हुआ है जन्म। तो आप बताओगे कि मान सिंह का जन्म कब होता है? 1550 में। और मान सिंह का जन्म जो है वो कहाँ हुआ है? मौजमाबाद। वो मौजमाबाद आज के जमाने का क्या है? सांगानेर। जहां तुम्हारा वो पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वो जगह क्या है? सांगानेर। सांगानेर वाला एरिया कभी किस नाम से जाना गया है? मौजमाबाद। और उसी मौजमाबाद के अंदर किस आदमी का जन्म हुआ है? मान सिंह का। अब यहाँ पे काम की बात क्या, वो देखो कि मान सिंह के लिए पढ़ना क्या है कि मान सिंह का कौन फेमस है? दादा। और मान सिंह का दादा कौन है? भारमल। या भारमल को ही क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बिहारी मल। और ये राजस्थान का पहला राजा था जिसने सबसे पहले मुगलों या अकबर की अधीनता क्या की थी? स्वीकार। और मुगलों या अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला राजस्थान का ही पहला राजा कौन है? भारमल। और भारमल का नाम क्या है? बिहारी मल। और इसके अलावा भारमल का लड़का यानी मान सिंह का पापा, तो मान सिंह का पिता कौन है? तो आप बताओगे कि मान सिंह का पापा जो है उसका नाम क्या बताओगे? क्या नाम बताओगे? भगवान दास। अब यहाँ पे है क्या सीन, वो देखो कि मान सिंह जो है वो कहाँ का राजा है? तो मान सिंह जो है वो कहाँ का राजा है? आमेर का। कौन सी पार्टी का है? कछवाहा वंश का। अब मान सिंह का जन्म जो है वो कब हुआ है? 1550। और कहाँ होता है? मौजमाबाद। लेकिन ये लोग रहने वाले कहाँ के हैं? ये बड़े लोग हैं। ठीक है। लेकिन किसी ने इसको कह दिया होगा कि तुम इस मान सिंह को कहाँ मत लेके जाना, इसके ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं है। कहाँ के लिए? आमेर के लिए। तो जन्म के बाद से ही मान सिंह आमेर जाता ही नहीं, बहुत बाद जाता। जब राजा बनता तब लगभग समझोगे तब पहुंचा था आमेर। अब यहाँ पे काम की बात क्या बोलते कि 1550 में आदमी जन्म लेता है और उसके बाद जैसे ही आदमी कितने साल का हुआ? 12 साल का। और जैसे ही आदमी 12 साल का हुआ कब? 1562। और जैसे ही आदमी 12 साल का होते ही इसको किसके यहाँ नौकरी करने भेज दिया गया? अकबर के यहाँ। ये मान सिंह अकबर के यहाँ तब से नौकरी कर रहा है। ये मान सिंह अकबर के यहाँ तब से नौकरी कर रहा है जब आमेर का राजा इसका कौन था? ठीक है। ये तब भी अकबर के यहाँ नौकरी कर रहा था जब आमेर का राजा कौन था? इसका
पिता, जिसका नाम क्या बताओगे? भगवंत दास। ये तब भी अकबर के यहाँ नौकरी कर रहा है जब खुद भी इस आमेर का क्या बन गया? राजा बन गया। कौन सा आदमी? मान सिंह। तब भी किसके यहाँ नौकरी कर रहा है? यानी इसकी पूरी लाइफ नौकरी करते हुए निकल जाएगी। किस आदमी की? और ये अकबर के यहाँ नौकरी करने तभी चला गया जब आमेर का राजा कौन था? इसका दादा। यानी दादा यानी कौन? भारमल। ये तब भी अकबर के यहाँ नौकरी कर रहा है जब आमेर का राजा इसका पापा था। कौन? भगवान दास। और ये तब भी अकबर क्या नौकरी कर रहा है जब ये खुद आमेर का क्या बन गया? राजा बन गया। तो तीनों रूपों में, यानी किसके रूप में? पौत्र के रूप में, पुत्र के रूप में और एक शासक के रूप में अकबर की सेवा करने वाला राजस्थान का आदमी कौन है? तो उस आदमी का नाम तुम लोग क्या बताओगे? मान सिंह। जो कौन सी पार्टी का है? तो एक दो बातें तो लिखो, देखे फिर पढ़ना चालू करता है। देखो, आमेर शासक मान सिंह फर्स्ट। शासनकाल लिखो 1589 से 1614 ईस्वी। और लिखो कछवा वंश से संबंधित। कछवा वंश से संबंधित। कछवा वंश से संबंधित। नेक्स्ट लिखो। देखो जन्म 1550 ईस्वी। मान सिंह का जन्म 1550 ईस्वी। 1550 ईस्वी मौजमाबाद। जन्म 1550 ईस्वी मौजमाबाद। और मौजमाबाद कहाँ है? सांगानेर। जन्म 1550 ईस्वी मौजमाबाद सांगानेर। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। देखो मान सिंह के दादा भारमल। मान सिंह के दादा कौन थे? भारमल। या भारमल का ही नाम क्या है? बिहारी मल। देखो मान सिंह के दादा भारमल, और भारमल को ही क्या कहोगे? बिहारी मल। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। देखो भारमल का पिता, देखो भगवंत दास। जगह तो मतलब, हाँ लिखो। देखें, मान सिंह का पिता कौन है? भगवंत दास। लेकिन तुम्हें से बहुत जनों तो लिख दिया है? मतलब ये छोरे सोरत है, और कुछ छोरे ने भी लिख दिया है? अरे लिखा है कि नहीं लिखा है? बात ठीक है, लिखा या नहीं लिखा, शर्मा शर्मी नहीं करनी, लाइन फेर देना। ठीक है, और लिखो मान सिंह का पापा कौन है? भगवंत दास। लिखो मान सिंह का पिता भगवंत दास। ठीक है, और लिखना शुरू करो। लिखो मान सिंह को 1562 में, लिखो मान सिंह को 1562 में, मान सिंह को 1562 में 12 वर्ष की अवस्था में, मान सिंह को 1562 की अवस्था में, 12 वर्ष की अवस्था में, 12 वर्ष की अवस्था में अकबर की सेवा में भेज दिया जाता है। मान सिंह को 1562 में 12 वर्ष की अवस्था में अकबर की सेवा में भेज दिया जाता है। अकबर की सेवा में भेज दिया जाता है। अकबर की सेवा में भेज दिया जाता है। नेक्स्ट लिखो। देखो ये ईयर थोड़ा काम का है। ये ईयर थोड़ा क्या है? काम का है कि मान सिंह अकबर की सेवा में कब नियुक्त हुआ। तुम बताओगे कब नियुक्त होता है? 1562। और ये ईयर खास क्यों है? क्योंकि 1562 ही वो ईयर है जब इसके दादा ने अकबर की अधीनता क्या की? स्वीकार। यानी किसने? भारमल ने। और भारमल ने जब अधीनता स्वीकार की ना, तो भारमल ने दो काम किए। कितने काम किए? दो काम। तो एक तो भारमल ने अपनी छोरी की शादी किससे करा दी? अकबर से। किससे करवा दी? वो थी हरका बाई। कौन थी? हरका बाई। भारमल की छोरी का नाम क्या था? हरका बाई। और हरका बाई की शादी किससे करवाई थी? अकबर से। 1562 में करा दी। और हरका बाई और अकबर के छोरा था सलीम। कौन था? और सलीम ही बनता है जहांगीर। कौन बनता है? जहांगीर बनता है। ठीक है, और अपन ने कहा ना कि मुगलों में ये बिगड़े हुए आदमी कहां से पैदा होते हैं? जहांगीर से पैदा होते हैं, क्योंकि वो जहांगीर का नानेरा कहाँ है? आमेर में। जहांगीर का नानेरा कहाँ है? आमेर में। ठीक है, और जहांगीर का नाना है कौन? भारमल। और जहांगीर की मम्मी कौन? हरका भाई। हरका भाई का पापा कौन हो गया? भारमल। वाह, कोई बात नहीं। इसीलिए तुम्हारे 10 ही आदमी रखे हैं। तुम्हारे कितने आदमी रखे हैं? 10 ही आदमी इसीलिए रखे हैं क्योंकि 10 में तुम दापा चूक हो रहे हो। ठीक है, तो वह कोई बात नहीं। ठीक है, तो एक तो भारमल ने जब 1562 में अधीनता स्वीकार की तो अपनी छोरी की शादी अकबर से करवा दी, और अपने पोते को, पोता कौन? मान सिंह। और मान सिंह को नौकरी करने कहां भेज दिया? अकबर के यहाँ। नेक्स्ट देखो। देखो मान सिंह ने
देखो मान सिंह ने पौत्र के रूप में, मान सिंह ने पौत्र के रूप में, पुत्र के रूप में, मान सिंह ने पौत्र के रूप में, अरे पौत्र समझ तो पोता लिखो, मान सिंह ने पौत्र के रूप में, पुत्र के रूप में व आमेर के शासक के रूप में, मान सिंह ने पौत्र के रूप में, पुत्र के रूप में व आमेर के शासक के रूप में, व आमेर के शासक के रूप में, व आमेर के शासक के रूप में अकबर की सेवा में नियुक्त रहा। अरे इस लाइन का मीनिंग तो समझ गए तुम लोग। अकबर की सेवा में नियुक्त रहा, मानसिंह पौत्र के रूप में, पुत्र के रूप में व आमेर के शासक के रूप में अकबर की सेवा में नियुक्त रहा, अकबर की सेवा में नियुक्त रहा। लिखा आप लोगों ने यहां तक। अब यहां से आगे क्या सीन है वो देखो कि अब हमें और क्या पढ़ना है मानसिंह के लिए, कि मानसिंह जो है वो नौकरी करने कहां पहुंच गया, कि मानसिंह नौकरी करने किसके पास पहुंच गया, अकबर के पास। 12 साल की उम्र में चला गया और अकबर भी देखता है कि राजस्थान से ये छोरा मेरे यहाँ नौकरी करने आया, ये मेरे काम का है या नहीं है। तो अकबर ने परीक्षा ले ली किस आदमी की, मानसिंह। मानसिंह को बुलाया कि इधर आ, तो मानसिंह गया और अकबर ने कहा कि देख मानसिंह, अभी तुझे सेना लेके कहाँ चढ़ाई करनी है, रणथंबोर, और तुझे रणथंबोर का क्या करना है, क्या करना है, एक अभियान। ये मानसिंह की लाइफ का ही क्या था, पहला सैनिक अभियान था। और मानसिंह ने पूछा कि भी रणथंबोर में करना क्या है, तो अकबर ने समझाया कौन से ईयर में, 1569 में, कि तू सेना लेके जा, कहाँ चढ़ाई कर, रणथंबोर। ठीक है, दो काम करवाने हैं। पहला काम तो यह है कि रणथंबोर का किला अभी कहाँ के राजा के कंट्रोल में, और बूंदी के किस राजा के कंट्रोल में है। तो वो समझाता है कि बूंदी के किस राजा के कंट्रोल में है, सुरजनहाड़ा के कंट्रोल में। तो एक तो मुझे बूंदी के राजा सुरजनहाड़ा से कौन सा किला चाहिए, और तू मेरी ओर से सुरजनहाड़ा को मेरी क्या स्वीकार करवाएगा, अधीनता। ये दोनों काम इसको क्या करने हैं, पूरे करने हैं। तो मानसिंह को ऑर्डर मिला और मानसिंह फौज लेके कहाँ चढ़ाई कर लेता है, रणथंबोर। कब चढ़ाई कर रहा है, 1569। और यही मानसिंह के जीवन का पहला क्या था, सैनिक अभियान। कि मानसिंह के जीवन का पहला सैनिक अभियान ही कौन सा था, रणथंबोर अभियान, जो किस राजा के विरुद्ध था, बूंदी के राजा किसके विरुद्ध था, सुरजनहाड़ा के विरुद्ध था। अब मानसिंह फौज लेके रणथंबोर पे चढ़ाई कर गया, सामने कौन खड़ा मिल गया, और मानसिंह बड़ा चालाक आदमी, मानसिंह ने बड़ी चतुराई से बिना कौन खून बहाए किसको अधीनता के लिए राजी कर लिया, सुनाड़ा को। लड़ाई झगड़ा भी नहीं हुआ, काम भी हो गया। और ये सब अपनी आंखों से खुद देख रहा है, कौन, अकबर। और अकबर के साथ इसका पापा भी था, कौन भी था, भगवंत दास। लेकिन इसको पता ही नहीं है, किसको, कि मेरे पीछे अकबर भी है और मेरा पापा कौन भी है, भगवंत दास। क्योंकि ये दोनों ड्रेस बदल के गए थे और ये दोनों मान सिंह का क्या बन के चले गए, नौकर बन के। कि तो अकबर बड़ा प्रसन्न हुआ कि छोरा जोरदार है, कौन, मान सिंह, के बिना खून बहाए सुरजनहाड़ा को अधीनता क्या करवा ली, स्वीकार करवा ली। और मान सिंह अपने अभियान में क्या हुआ, सफल। और उसके बाद अकबर खुश हुआ और ने सिंह को क्या गिफ्ट किए, जागीर। और सबसे पहले कौन सी जागीर दी गई, तो आप बताओगे कौन सी जागीर, बनारस। बनारस को क्या भी कहोगे, काशी, या तुम लोग चाहो तो क्या भी कह सकते हो, वाराणसी भी कह सकते हो। और इसके अलावा अकबर ने मान सिंह को क्या भी दी, एक उपाधि। और तुम लोग बताओगे कौन सी उपाधि दी थी, तो आप बताओगे कौन सी उपाधि है, फरजंद की उपाधि। अब फरजंद का मीनिंग क्या होता है, तो राजा का क्या होता है, पुत्र। ठीक है, तो राजा का पुत्र यानी क्या हो गया, फरजंद हो गया। और इसके अलावा मान सिंह को क्या भी दिए थे, मनसब। देखो मनसब का भी मीनिंग होता है, लेकिन तुम्हारे अभी कहीं काम नहीं आ रहा, तुम तो केवल संख्या याद रखो कि कितने मनसब दिए थे। तो आप बताओगे कितने मनसब दिए थे, 7,000 क्या दिए थे, मनसब। अकबर के जमाने में दो ही लोगों को हाईएस्ट मनसब थे, जिनमें से एक हाईएस्ट मनसब राजस्थान के इसी आदमी का, किसका, मान सिंह। तो ये संख्या पूछेगा कि अकबर ने मान सिंह को कितने मनसब प्रदान किए थे, तो आप बताओगे कितने मनसब दिए थे, 7,000। सबसे पहले कौन सी जागीर दी, बनारस। कौन सी उपाधि दी, फर्जंद। फर्जंद क्या होता है। और मानसिंह का पहला सैनिक अभियान कौन सा था, रणथंबोर अभियान, जो कब होता है, 1569। और किसके अगेंस्ट, बूंदी के राजा सुरजनहाड़ा के अगेंस्ट। तो लिखो, देखें, देखो मानसिंह का पहला सैनिक अभियान, लिखो मानसिंह का पहला सैनिक अभियान, मानसिंह का पहला सैनिक अभियान 1569 का। मानसिंह का पहला सैनिक अभियान 1569 का, 1569 का रणथंबोर अभियान था। मानसिंह का पहला सैनिक अभियान 1569 का रणथंबोर अभियान था, रणथंबोर अभियान था।
जो बूंदी के राजा, रणथंबोर अभियान था जो बूंदी के राजा, जो बूंदी के राजा सुरजनहाड़ा के विरुद्ध था, जो बूंदी के राजा सुरजनहाड़ा के विरुद्ध था, जो बूंदी के राजा सुरजनहाड़ा के विरुद्ध था। नेक्स्ट लिखो, लिखो मान सिंह ने बिना लड़े ही, लिखो मान सिंह ने बिना लड़े ही, मान सिंह ने बिना लड़े ही सुरजनहाड़ा को, मान सिंह ने बिना लड़े ही सुरजनहाड़ा को, मान सिंह ने बिना लड़े ही सुरजनहाड़ा को अकबर की अधीनता स्वीकार करवाई थी। मान सिंह ने बिना लड़े ही सुरजनहाड़ा को अकबर की अधीनता स्वीकार करवाई थी, अकबर की अधीनता स्वीकार करवाई थी, अकबर की अधीनता स्वीकार करवाई थी। वह इस घटनाक्रम में बिना लड़े ही अकबर की अधीनता स्वीकार करवाई थी। वह इस घटनाक्रम में अकबर व भगवंत दास, इसका पापा भी था इस अभियान पे, लिखो अकबर व भगवंत दास, अकबर व भगवंत दास मान सिंह के नौकर के रूप में उपस्थित थे। अकबर व भगवंत दास मान सिंह के नौकर के रूप में उपस्थित थे, मान सिंह के नौकर के रूप में उपस्थित थे, मान सिंह के नौकर के रूप में उपस्थित थे, मान सिंह के नौकर के रूप में उपस्थित थे। नेक्स्ट लिखो, ठीक है, लिखो अकबर ने मान सिंह को, लिखो अकबर ने मान सिंह को सर्वप्रथम, अकबर ने मान सिंह को सर्वप्रथम बनारस की जागीर दी थी। अकबर ने मान सिंह को सर्वप्रथम बनारस, बनारस को क्या भी कहोगे, काशी भी कह सकते हो और क्या भी कह सकते हो तुम लोग, वाराणसी भी कह सकते हो, तीनों एक ही जगह का नाम है ना, चाहे तो बनारस बोलो, चाहे काशी, चाहे क्या बोलो वाराणसी। देखो अकबर ने मान सिंह को सर्वप्रथम बनारस की जागीर दी थी। नेक्स्ट लिखो, लिखो अकबर ने मान सिंह को, लिखो अकबर ने मान सिंह को, अकबर ने मान सिंह को, अकबर ने मान सिंह को फरजंद की उपाधि दी थी। फरजंद का मीनिंग होता है राजा का पुत्र। अकबर ने मान सिंह को फरजंद की उपाधि दी थी, फरजंद की उपाधि दी थी। वह 7,000, फरजंद की उपाधि दी थी। वह 7,000 मनसब प्रदान किए थे, वह 7,000 मनसब प्रदान किए थे जो सर्वाधिक थे। वह 7,000 मनसब प्रदान किए थे जो सर्वाधिक थे। वह 7,000 मनसब प्रदान किए थे जो सर्वाधिक थे। अरे आप सब लोग कंप्लीट हो यहां तक, ठीक है, बाकी कल मिलते हैं इससे और